हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद भट्टी। अरशद भट्टी साहब, आपने पाकिस्तान के पंजाब की और इंडियन पंजाब की सूरत हाल देखी है, सुनी। अब आप बताइए कि ये जो बीजिंग में आज क्या सूरत हाल है। आपने फुटेज भी भेजी, हम चला भी रहे हैं, तो इसको देखते हैं लोग। चंडीगढ़ की फुटेज भी है, लाहौर की भी है और बीजिंग की भी है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि कैसे काबू पा लिया, ये सारा कुछ कैसे ठीक हुआ है? जी बहुत शुक्रिया मितू साहब। सबसे पहली चीज़ तो मैं उस फुटेज के हवाले से कहूँगा। आज बीजिंग में रिमझिम बारिश जो है वो बरस रही है सुबह से थोड़ी थोड़ी। और फुटेज में भी आपने देखा होगा कि एक फोगी सा माहौल है, लेकिन वो स्मोक नहीं है, वो बारिश की वजह से ऐसा हम्म लग रहा था। हम्म हम्म हम्म, आमतौर पर वो अभी इन दिनों ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ बीजिंग का आसमान नीला है। हम्म, और ये नीला आसमान बीजिंग का आहिस्ता आहिस्ता से हुआ है। मैंने जब पहली दफ़ा चीन में विज़िट किया था 2014 में, तो हम्म। थोड़ी सी मैं उसकी सूरत हाल बयान करूंगा और उसके बाद आज की जो सूरत हाल है वो बयान करूंगा। और चीनी हुकूमत ने उसको हल करने के लिए, स्मोक के मामले को हल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या हम्म। इकदाम किए, इस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। नहीं, बड़ी तो इंपॉर्टेंट है जब मैं आप। 2014 में यहाँ पर आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक का मामला था। और लोगों ने हर बंदे ने तकरीबन फेस मास्क जो है वो पहना हुआ था। और फेस मास्क के बगैर चीनी खास तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो अच्छा। पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने की, वो लोगों को सेंसिटाइज्ड किया हम्म कि इस इशू के हवाले से उनकी अवेयरनेस हो। सबसे पहले तो वो अपना घरों से बाहर ना निकलें गैर ज़रूरी तौर पर, और अगर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो चीनी जो है वो कोविड के ज़माने से पहले ही फेस मास्क लगाने के जो है वो आदी थे। तो उस वक्त कभी शाज़ो नाज़र ही ऐसा होता था, जब कभी कोई तेज़ हवा चले तो आसमान कुछ देर के लिए नीला हो जाए। वरना जो है वो हर वक्त बीजिंग के आसमान पर धुंध जो है वो छाई रहती थी, और वो कोई आम धुंध नहीं थी। पहले तो मैं समझा जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब में, लाहौर में, गिरदो नवाब में सर्दियों में धुंध पड़ती है, शायद ये उस तरह की धुंध है, लेकिन वो धुंध नहीं थी। वो बड़ी जहरीली टॉक्सिक स्मोक थी, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो आज हमारी वहाँ पर स्मोक है उस जैसी थी या उससे भी बढ़ के थी। हम्म उसकी वजह ये थी कि चीन की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 80 की दहाई में शुरू हुई। और लोगों के पास पैसे आना शुरू हुआ और लोगों ने बेशुमार गाड़ियां खरीदना शुरू की। तो बीजिंग में गाड़ियां जो है वो एक बहुत बड़ी वजह थी। बहुत ज़्यादा गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। और जाहिर है वो सारी गाड़ियां जो हैं वो फ्यूल इस्तेमाल करती थी। एक तो और बसेस भी, तो बीजिंग डॉक्टर की साहब जो किया पब्लिक क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी है। हल क्या किया, वो जरा बताइए। जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग जी चीज वो मैं है। उसी तरफ आ रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो बीजिंग के अंदर और बीजिंग के गिरदो नवाब में जो सूबा है, खबे उसका नाम है, उसमें जो इंडस्ट्री थी उसको रीलोकेट किया। और बीजिंग के जो अंदर इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री को भी रीलोकेट किया और लोगों को उस हवाले से हेल्प आउट किया। जिनकी इंडस्ट्री थी उनको पैसे दिए और उनको बाहर लेके गए। उससे दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि इंडस्ट्री कम होने की वजह से जो इंडस्ट्री से खारिज होने वाले टॉक्सिक गैसेस थी, उनकी वजह से स्मोक जो बनती थी वो कम हुई। दूसरा ये है कि आबादी शहर की वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे वो भी साथ ही शिफ्ट हो गए। सही। तो एक तो पहला काम इन्होंने ये किया। हम्म दूसरा काम ये किया कि नई गाड़ियां जो लोग लेना चाहते हैं उनको फ्यूल वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो है उनको देना बंद तो नहीं किया, लेकिन उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मसलन आज अगर आपने बीजिंग में फ्यूल वाली गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है, तो आपको हो सकता है 3 साल लग जाएं वो रजिस्ट्रेशन अच्छा। के बाद आपको नंबर मिल। तो फिर इसका मतबादल क्या है, यानी क्यों कर रहे हैं ये लोग? का नंबर मिलता है तो आप क्या रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मसलन कि क्योंकि वो इसका फिर नहीं चाहते। नहीं, वो तो जी ठीक है, मैं वो नहीं उधर उधर चाहते, ही तो आ रहा अब वो हूँ। गाड़ी, फिर गाड़ी लोग चलाते क्या है? जी गाड़ी जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर ईवीज जो है वो चलती हैं। उनका आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉरेन रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। और अच्छा। अब बीजिंग की सड़कों पे मैं देखता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो ग्रीन हैं। शायद अच्छा। वो ग्रीन एनर्जी
के तौर पर उन्होंने, पहले आमतौर पर ब्लू होती थी, तो जो ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां मैं देखता हूं कि वो उनकी तादाद आए दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यानी यानी आप अगर अगर 4 अगर गाड़ियां हैं तो उसमें ग्रीन कितनी है? अगर 4 गाड़ियां सड़क पे मेरा नजर ख्याल आती। है कि उनमें उनमें 3 गाड़ियां तो ऐसी होंगी जो अच्छा। शहर के अंदर है, बाहर का मामला मुख्तलिफ है। अच्छा। बीजिंग देखें, बीजिंग का इन्होंने एक सिस्टम ये बनाया हुआ है कि बीजिंग के 6 रिंग रोड्स हैं जो हम्म। बीजिंग को पूरी तरह से घेरते हैं। हम्म। तो हर गाड़ी का नंबर जो है उसको उससे पता चलता है कि वो कौन से रिंग रोड के अंदर तक जा सकता है। मसलन हम्म। कोई ऐसी अच्छा, गाड़ी ये जरा है क्विकली मुझे जरा बीजिंग। बताइए कि बाकी क्या इकदाम किए। एक तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले अच्छा, आए। हाँ। जी जी जी, उसके बाद इन्होंने ये किया कि विंड जो फिल्ट्रेशन टावर हैं उनका भी, लेकिन वो बहुत मामूली तौर पर ज़ाहिर है वो कर सकते हैं जहाँ पर आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जैसे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं या सबवे स्टेशन हैं या बस स्टेशन हैं, वहाँ पर इन्होंने फिल्टर करने के लिए विंड टावर जो है उनका इस्तेमाल भी किया, हम्म। आबादी पे कंट्रोल किया। और उसके हम्म। बाद जो है ट्री प्लांटेशन जो है वो बीजिंग में पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। बीजिंग जो है, जिस तरह हम कभी कहते थे लाहौर बागों का शहर है, तो मेरे ख्याल में लाहौर जो है अब बीजिंग जो है वो बागों का और पार्क्स का और झीलों का और दरख्तों का शहर बन गया है। तो ठीक। ये कोई 4-5 चीज़ें ऐसी इन्होंने की। मेरे ख्याल में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल विल है, हम्म। वो जो पॉलिटिकल बैकिंग है, वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उस पर वो डट गए और उन्होंने कर दिखाया। सिर्फ 8-7 सालों में बीजिंग का आसमान बिल्कुल नीला कर दिया। अब लोग जो है वो बड़े आराम से यहाँ सांस लेते हैं, जबकि हमारे पास जो ये इशू नहीं था अब वो इशू बन गया है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा अहम हमारे साथ राजा जहांगीर हैं, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब। ऐसा आपने दोनों तरफ की सूरत हाल देखी है जी। अब यह है कि क्रॉस बॉर्डर वो कहते हैं कि हम भी फसलें तो जलती हैं। अब जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं यूएस से, वो भी आपने देखे। आपने एक पॉलिसी बनाई पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम फसलों को नहीं जलाने देंगे जी। हम मोटर व्हीकल्स को जो अनफिट है उनको सड़क पे नहीं आने देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा स्कूल बंद करना पड़े, मोटरवे बंद करना पड़े, सड़कें बंद करना पड़ी, हॉस्पिटल्स भर गए और हर तरफ जो है वो स्पोर्ट्स बंद करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट बंद करने पड़े। तो डॉक्टर वो राय साहब, जो इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉमिस किए थे, यानी ये एकदम से तो नहीं आया ना, तो क्या बना उनका? अच्छा, मैं आपके माशाल्लाह दोनों ने बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू की। 5 बुनियादी मसाइल हैं जो चाहे बीजिंग हो, चाहे इंडियन पंजाब हो या हमारा पंजाब या हमारा पाकिस्तान हो। उसमें एक है आपकी ट्रांसपोर्ट, दूसरी है एग्रीकल्चर, तीसरी है आपकी फ्यूजिटिव डस्ट, ये कंस्ट्रक्शन, चौथी है भट्टे और 5वीं है इंडस्ट्री। ये 5 एरियाज़ हैं। जब इस हुकूमत ने महतू साहब, मैं भी इधर था, आप भी इधर ही थे, पहले हुकूमतें सितंबर अक्टूबर में ये काम शुरू करती थी और जनवरी में जब ये स्मॉग ख़त्म होती थी तो अपने दूसरे कामों में लग जाती थी। 3-4 माह साहब मीडिया हो जाए, हम लोग हो जाएं, वकला, सब लोग शुरू हो जाते थे स्मॉग स्मॉग स्मॉग। वंस इट्स ओवर या आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसके बाद दोबारा अपने बिजनेस एज यूजुअल होता था। इस दफ़ा हुकूमत ने मार्च में जब टेक ओवर किया तो उसके बाद इन्होंने एक, अच्छा इसमें एक और बात बताता चलूँ, इससे पहले ये सिर्फ जिम्मेदारी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की होती थी, वही इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ही भुगत रहा होता था सारी तरफ। इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इन 5 इदारों के जो डील करने वाले सेक्रेटरीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा दीगर भी इदारे जो इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, उसकी एक इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उस पर काम शुरू किया। मैं एक एक करके आपको 1-1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले स्टबल बर्निंग, पाल साहब ठीक फरमा रहे थे कि ये दोनों तरफ के जो हमारे काश्तकार हैं, चाहे वो इंडियन पंजाब है या पाकिस्तानी, इनकी एग्री प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेम है, इनका क्रॉपिंग पैटर्न सेम है, सदियों से इकट्ठे हैं, इनका क्रॉपिंग पैटर्न सेम है, वेदर चूँकि सेम है, इनका जो बिहेवियर और माइंडसेट सेम है। अच्छा, अब इसमें इसको देखते हुए उनके यहाँ 30 लाख एकड़ रकबे पे चावल काश्त हुआ और हार्वेस्ट हुआ, हमारे 66 लाख हुआ, और जो फरमा रहे थे कि 2 लाख ऐड हुआ, हमारे यहाँ 10% यानी 6 लाख एकड़ इजाफा हुआ। अच्छी खबर, उधर से डबल है, डबल। और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि ये चावल एक्सपोर्ट होगा और फॉरेन एक्सचेंज आएगी, और ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में चावल की काश्त बढ़ी है। लेकिन जब ये डाटा आ रहा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो मेरा परेशानी बढ़ रही थी कि अब इस साल 10% ज़्यादा आगे लगाई जाएगी। अच्छा, हमने 4 माह पहले से इसको अवेयरनेस शुरू की, बड़ी एग्रेसिव, पहली दफ़ा हमने काश्तकारों की कमेटियाँ बनाई, उधर गए हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी टीमें, कि आपने नहीं जलानी। अच्छा, लेकिन मसला क्या है, क्यों जलाते क्यों है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंदम उगानी है, गंदम उगानी है जी। हमने फिर इसका ये किया
हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला ने इसको 60% सब्सिडी पे सुपर सीडर्स दिए। 1000 सुपर सीडर, चूँकि आप भी पाल सिंह साहब से पूछ रहे थे कि आप लोगों ने किया क्या। पकड़ दकड़ में मैं नंबर दे देता हूँ, हमने 425 FIRs दी, को 435 काश्तकार गिरफ्तार भी हुए, जुर्माने भी हुए। ये एक साइड स्टोरी है, लेकिन हुकूमत ने उनको अल्टरनेट ऑप्शन भी देनी थी। हुकूमत ने उनको 1000 सुपर सीडर्स दिए और 60% सब्सिडी। ये 12.5 लाख की एक मशीन है, 8 लाख हुकूमत ने दिया, 4.5 लाख रुपया काश्तकार ने दिया। ये 5000 हमने देने हैं इस साल, अभी दिसंबर से पहले इंशाल्लाह 4000 और आ जाएंगे। हमने वो करता क्या मशीन, वो 4000 काफी, मुझे पता है वो बेल बनाती है, उसको नहीं बेल, वो उसका जो श्रेड करती है और जमीन का हिस्सा बना देती है, जमीन में दबा देती है। जी हाँ, और उसकी वहीं पे सो भी कर देती है। आप बिल्कुल ठीक पहुंच गए। इसके बाद हमें ये खत्म इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत को 2 इंटरनेशनल इदारों ने रब्ता किया, कंपनीज। अब ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले साल से पहले वहाँ पे इसकी बायो रिफाइनरीज लगने लगी हैं। ठीक है। ये $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया की आ गई है, वो अभी गुजरांवाला के एरिया में वो इस पे लगाने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल ये नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अगली बात अभी तो आपको मैंने एग्रीकल्चर की बात की जी। दूसरा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का। बिल्कुल भट्टी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। ये बेसिकली लाहौर में, अगर नंबर दूं आपको, लाहौर में 52 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, 5.2 मिलियन, 1.3 मिलियन यानी 13 लाख गाड़ियां हैं सारी। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट है, अच्छा पूरे पंजाब में तकरीबन 2.25 करोड़ है। अब ये सारी की सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल ये धुआं देते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम कर कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं आप, ये सारे शुमार। मकसद ये है कि 5 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ट्रक नहीं आएगा रात को, उसके बाद नहीं आएगा, ट्रक यहाँ पे घूम रहे हैं। हमने कहा था फसलें नहीं जलेंगी, वो जल रही हैं। हमने कहा था फ्यूल जो है वो क्वालिटी उसकी बेहतर की जाएगी, वो बैड क्वालिटी का डीजल भी और पेट्रोल भी बिक रहा है, उसकी कोई मेजरमेंट करने वाला नहीं है। अब ये सारा इंटीग्रेटेड एफर्ट थी ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, एक ऊपर में फेडरल गवर्नमेंट का ओगरा डिपार्टमेंट भी है जिसने ये रेगुलेट करना है पेट्रोल को। अब ये हो नहीं रहा और सफर कर रहा है वही गरीब आदमी, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मर जाएगा, यानी वो एक तरह तो बीमारी से मरेगा, दूसरा एक्सपेंसिव से मरेगा। आपकी बड़ा अच्छा सवाल। मैं तो साहब ये कोई हुकूमत को आए हुए 6-7 महीने हुए हैं, ये मैं जो एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और जो मैंने एफर्ट्स अभी बताने थे, लेकिन आपको मैं जवाब पहले दे देता हूँ। ये एक दिन में नहीं होता जी, ये हादसा एक दिन में नहीं होता। ये मैंने और आपने मिलके ये इस नहज पे नेचर को पहुंचा दिया है कि अब नेचर रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी आपने भट्टी साहब की बात सुनी, पूरी दुनिया में, मैं आपको बल्कि भट्टी साहब तो चाइना में 1952 में लंदन स्मोक या ग्रेट स्मोक के नाम से दुनिया जानती है, और उन्होंने 1956 में जाके क्लीन एयर एक्ट पास किया और उनको 2 दहाइयां लगी स्मोक से लड़ते हुए। ये भी उनको भी 1 दहाई लगी है, चाइना को भी लगी। चाइना ने 1998 में स्ट्रेटजी बनाई। भट्टी साहब जानते हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पे पूरे का पूरा चाइना बंद करना पड़ा उनको, नॉट जस्ट बीजिंग, पूरे का पूरा चाइना बंद करना पड़ा, गाड़ियाँ बंद करनी पड़ी ताकि वो 20 दिन में अपनी ओलंपिक्स करवा सके। 2008 की बात है।